देवेंद्र कटोच सर, आपका वेलकम। प्लेटफॉर्म पर। आपको आज ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं, तो आज आपके फील्ड से ही हम आपसे नॉलेज लेना चाहेंगे और बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है हमें सभी को। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का बने रहे, वैल्यू देने के लिए रेडी हैं, तो वेलकम है देवेंद्र कटोच सर, आपका। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा डिटेल्स में ब्रीफ करके लोगों को समझाया भी। मैं सबका वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। और सबसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं देवेंद्र को पिछले कई वर्षों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कई इस सेक्टर में जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को देखा है, सफल होते हुए देखा है। मैं जानता हूँ कि एक साधारण इंसान भी रियल एस्टेट में वेल्थ बना सकता है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ताकत के बारे में। क्या आपको पता है, रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी संपत्ति है जो बिना समय के साथ बढ़ती रहती है। हमें हर समय, अगर जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, वैसे वैसे प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। आज हम जानेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या है, सही माइंडसेट क्यों जरूरी है, और ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत एसेट बनाना है जो समय के साथ ग्रोथ करता है। अगर आप स्टॉक या गोल्ड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन रियल एस्टेट में कीमतें हमेशा सेम लेवल में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। अगर आप सही समय पर सही लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगातार पैसिव इनकम देता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। और एक ये फिजिकल एसेट है जिसका मालिकाना हक पूरी तरह से आपके पास होता है। यही वजह है कि दुनिया में ज़्यादातर अरबपति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग को सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक दिन तुरंत अमीर बन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने की इन्वेस्टमेंट है। धैर्य और रिसर्च रखें। एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आपको समय देना होगा। सही लोकेशन, मार्केट, ट्रेंड और भावनाओं में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सीखने की इच्छा। रियल एस्टेट में हम पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं बनता है, बल्कि उसे सीधे तरीके से मैनेज करना भी बनता है। हमें पता होना चाहिए कि हम किराएदारों का सही चुनाव कर रहे हैं। सही मेंटेनेंस और मार्केट अपग्रेड को समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास और भी, जैसे मैंने बताई, तो उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ आपका जो रेट है, आपका जो प्रॉफिट है, मूल्य जो है, आपकी जो पैसा लगा हुआ है वो बढ़ता है। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। आज जो आपने ज़मीन या फ्लैट खरीदते हैं, उसकी कीमत 5 साल में, 10 साल में कई गुना हो सकती है। रेंटल इनकम आपको प्रॉपर्टी से किराए पर मिलती है, हर महीने पैसिव इनकम देती है, जो आपको लाइफस्टाइल में बेहतर बनाती है, कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आपके साथ जुड़ती जा रही है, जो एक प्रॉपर्टी खरीदने के साथ आपको पैसा मिलता जा रहा है। टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं रियल एस्टेट से। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स सेविंग में कई फायदे मिलते हैं। होम लोन, टैक्स डिडक्शन जैसी स्कीमें इसे और बेहतर फायदेमंद बनाती हैं। इन्फ्लेशन से सुरक्षा। जब महंगाई बढ़ती है तो रियल एस्टेट में कीमतें भी बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है और समय के साथ बढ़ता है। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी के रेट हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जो शहर है, मेन शहर है दिल्ली में, जिसको T1 टायर 1 बोला जाता है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली, अपना बेंगलोर, मुंबई, ये जो शहर है, यहाँ पिछले 2 सालों के अंदर 20 से 30% की ग्रोथ ऊपर उठी है। तो ये सब महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रियल एस्टेट की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है और समय के साथ बढ़ता भी रहता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा मुझे ये क्लियर करें कि आप इस समय किस शहर से बात कर रहे हैं, और
किस लोकेशन के साथ हैं, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग किस शहर से हैं। ओमेला जी कोलकाता से, सुभाष चौधरी दिल्ली से, अवनी शर्मा जी कानपुर से, कुलदीप कुमार जी दिल्ली से, अमोल भावे जी, शारजा अली असम से, हरिंदर सिंह जी दिल्ली से। शुक्रिया, आपने रिप्लाई किया। तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अरविंदर सर ने बताया, मैं अगर आपको एक रियल एस्टेट के बारे में गहराई से कर समझा सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं देवेंद्र कटोच, सिविल डिप्लोमा होल्डर। मैंने 30 साल से फील्ड में काम किया हुआ है। मैंने ड्राइंग से छोटा काम स्टार्ट किया था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और रियल एस्टेट में काम करते हुए, वास्तु के हिसाब से काम करते हुए आगे बढ़ा। तो मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, किस हिसाब से करनी है, कौन सी ज़मीन सही लेनी है, नहीं लेनी है, किस मिट्टी में, किस जगह पे कैसा हिसाब खराब है, किस जगह पे कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या डिजाइनिंग में क्या चीज़ों की हमें किस लेटेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से क्या चलना है, मॉडुलर डिज़ाइन के हिसाब से क्या करना है, ग्रोथ करनी है, और रियल एस्टेट में हमें आगे बढ़ने में किस चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चीज़ें हमें उसके लिए सोच बनाती हैं कि हमें ऐसे बनना है। आज मैं आपको एक माइंडसेट और एटीट्यूड की सफलता की पहली सीढ़ी के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्या आप कोई बता सकता है कि यहाँ अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क होता है रियल एस्टेट तो मैं सोचते टाइम कि अमीर और गरीब क्या सोचता है रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के टाइम पे? हेलो सर, मेरा नाम कुलदीप है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, कुलदीप जी बताइए। सर, गरीब हमेशा प्राइस ओरिएंटेड होता है, सस्ता देखता है जी। और अमीर हमेशा क्वालिटी देखता है कि इजी टू सेल हो, इजी टू एग्जिट हो। इट मींस प्राइस टिकट जो भी हो बट क्वालिटी हो। जी। क्योंकि क्वालिटी होगी प्रॉपर्टी में तो एग्जिट इजी होता है। प्राइस ओरिएंटेड क्या करता है, गरीब लोग प्राइस ओरिएंटेड रहते हैं लेकिन उसका एग्जिट नहीं हो पाता, ना ही उसमें एप्रिसिएशन हो पाता है। जी। जस्ट लाइक मैं अपना दिल्ली का यहाँ का एग्जांपल देना चाहूँगा। दिल्ली एंड गुड़गांव, यहाँ पर सबसे महंगा जो प्रॉपर्टी है डीएलएफ का है, बट उसका एप्रिसिएशन भी उसके हिसाब से ही होता है, एग्जिट इजीली हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी शेयरिंग की सर आपने। और कोई बात थैंक यू करना सर। तो डिटेल समझाना चाहेगा कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क होता है रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? मैं बताता हूँ जी। देवेंद्र सर। जो अमीर आदमी, जिसकी अमीर सोच होती है, वो रिस्क लेता है। नए टायर में अपना पैसा प्रॉपर्टी में अपने नए टायर की तरफ कोशिश करता है। और जो गरीब सोच का है, वो एक तो उसके पास अमाउंट कम होता है, दूसरा वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता। तो वो जहाँ पैसे ग्रोथ हो चुकी होती है वहाँ पैसा लगाता है, तो वहाँ उसे वो बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं जो अदर नई टाउनशिपों में, नई कंस्ट्रक्शन में जहाँ मिलता है, वो वहाँ पैसा नहीं लगा पाता, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले पाता और उसे नॉलेज भी नहीं होती, उतना टाइम नहीं होता है या नॉलेज नहीं होती। तो नॉलेज का भी फर्क है। और जिन लोगों को नॉलेज है उन्होंने प्रॉपर्टी में बहुत मोटा पैसा कमाया है और घर बैठे पैसा कमाया है। जी, बहुत बढ़िया सर, सुभाष जी, बहुत अच्छा सर। तो मैं इसके बारे में आगे बताना चाहूँगा थोड़ा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट केवल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट गेम है। अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क है, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ निर्धारित करती है। जैसे कि आप बता रहे थे, मैं भी उस चीज़ के लिए पॉइंट को बताना चाह रहा हूँ कि अमीर और गरीब की सोच में ना फाइनेंशियल ग्रोथ निर्धारित करता है। गरीब क्या सोचता है, उसे कंफर्ट जोन में रहना है, वह सुरक्षित नौकरी, निश्चित आय होती है, उसकी इनकम होती है, छोटी छोटी सेविंग पे भरोसा करता है, रिस्क से डरता है, वह इन्वेस्टमेंट में खर्च करते समझते और लॉस से डर से बड़ा कदम नहीं उठा पाता, शॉर्ट टर्म फोकस करता है, जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं और लंबे समय की प्लानिंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि उनको नॉलेज की कमी होती है। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट अमीरों का खेल है और वो बिना सीखे ही उससे दूर रहते हैं। वो सीखना नहीं चाहते हैं कि हमें किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी में किस तरह से आगे बढ़ना है और इसमें क्या सोच रख करके हमें आगे बढ़ना है। अमीर जो सोचता है वो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है कि कहाँ पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट के पैसे को कैसे बेहतर तरीके से बढ़ाना है, वो आगे के लिए सोच करके चलता है। रिस्क को
समस्या को नहीं, अपनी ग्रोथ को जरिया मानता है कि मुझे ग्रोथ कहाँ से आ रही है, मुझे उस ढंग से चलना है। वो लॉन्ग टर्म के विजन को देखता है और एकदम से प्रॉफिट के लिए नहीं सोचता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स को ध्यान रख करके उसके लिए करता है। और अमीर आदमी के अंदर ये सबसे बड़ी पहचान है उसकी कि वो हमेशा सीखने की भूख रखता है। वे हमेशा नई चीज़ें सीखते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। रिस्क लेने का जो डर है वो कैसे दूर कर सकते हैं, कोई आप बता सकते हैं? रिस्क लेने का डर जो है उसको ख़त्म किया जाता है सही स्ट्रेटजी से। रिस्क को समझें, बिना जाने डरे नहीं। रिस्क का मतलब कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। अमीर लोग जो होते हैं रिस्क को इस तरह मैनेज करते हैं, जैसे रिसर्च करते हैं, वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करना, पूरी तरह जानकारी लेते हैं लोकेशन पे, डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, और एक्सपर्ट की मदद, प्रोफेशनल एडवाइज़र और मेंटेनेंस से गाइडेंस लेते हैं। हमेशा इस चीज़ को बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं और मेंटेनेंस से आगे काम करते हुए चलते हैं उसको। क्या सीट का देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है? गीला कपड़ा लेके आओ बाहर अंदर से। तनवीर जी थोड़ा माइक को ऑफ करेंगे, आप सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हम जो भी क्वेश्चन से बात करते हैं थोड़ा माइक को ऑफ करते रहें साथ साथ। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े फैसले करते करते बढ़ते चले जाना चाहिए। और जो हमारे डर है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। नॉर्मल पावर है, जैसे आप ज़्यादा सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक अनुभव से सीखेंगे कि हम क्या एक्सपीरियंस मिला है हमें, सफलताओं से सीखेंगे। हर गलती और आपको एक बेहतर बनाएगी। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जिसका माइंड सेट ग्रोथ हमेशा आगे आपको वक्त के साथ ऊपर ग्रोथ के लिए लेकर के जाएगा। कोई बता सकता है आप मुझे कि लॉन्ग टर्म कैसे बनाते हैं, कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आगे प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए? रियल एस्टेट में सफलता उन्हीं को मिलती है जो लॉन्ग टर्म के और पेशेंस के साथ उसके लिए काम करते हैं। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और दूर की दृष्टि लगा करके आगे सोचना चाहिए कि दूर दृष्टि रखनी है, कि हमें आगे की सोच रख करके प्लानिंग करके चलना है कि हम आगे कैसे चलेंगे। अपने लक्ष्य को बनाएं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अपना गोल सेट करें। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि मैं अगले 5 साल में 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदूंगा जिससे मुझे रेंटल इनकम मिले। गोल को छोटे छोटे टारगेट में बदलेंगे। अगर आपको 5 साल से 3 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं 3 प्रॉपर्टी से 1-2 साल में उसको डाउन पेमेंट के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करूंगा। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमें सही प्रॉपर्टी और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे चूज़ करना है? रणवीर जी क्या आप बता सकते हैं या कोई हमें हेल्प कर सकता है इस बारे में मेरे को, कि आपको क्या मालूम है इस बारे में कि अगर हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ में, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ में हमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा और अपना प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए? क्या कोई मुझे गाइड कर सकता है यहाँ? तो समझा बिल्कुल सर। सकते हैं? देवेंद्र सर, क्या मैं बोल सकता हूँ अपनी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अनिश शर्मा कानपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे भी प्रॉपर्टी सेल्स में लगभग 10-11 साल हो गए हैं जी जी। और इस दौरान जो मैंने सीखा है कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदिए शहर से थोड़ा सा आउटर और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए खरीदिए। बिल्कुल सर। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आने वाले समय में वहाँ पे किस तरह की योजनाएं वगैरह हैं गवर्नमेंट की, या जो भी मास्टर प्लान है जिस सिटी के, क्या उस तरफ कुछ जा रहा है। अगर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट मतलब बेहतर नहीं बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है और बहुत बढ़िया शेयरिंग थी। हेलो सर जी
सर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रियल एस्टेट में, 6 महीने ही हुए हैं। इससे पहले मैं म्यूचुअल फंड एंड ऑल इक्विटी जो सेगमेंट है उसके अंदर था। जी सर मैंने कुछ पॉइंट्स जो देखे हैं यहाँ पर, जो इन्वेस्टर्स से मिला हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले जो भी है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे मिड हो, चाहे स्मॉल हो, कोई भी हो, सेफ्टी सबसे पहले देखता है। सेफ्टी को अवॉइड किया जा सकता है सिर्फ नॉलेज से। उसका जितना रिसर्च कर सको उतना रिसर्च करो, उससे आपको सेफ्टी रियलाइज हो जाता है कि हाँ मेरे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से कितना सेफ रहेगा, कितना नहीं रहेगा। सबसे पहली कैलकुलेशन मैंने देखी है, कोई भी इन्वेस्टर है सेफ्टी देखता है, मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा यहाँ पर। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट सर देखता है कि सेफ्टी के साथ मेरे यहाँ पर ROI क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, उसके हिसाब से ही वो अपनी सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं। जब को किसी में ज्यादा रिस्क लेना है तो जैसी बात है उसमें उतनी सेफ्टी देखेगा, उतना ही रिस्क लेगा। तो ROI के हिसाब से इंसान अपनी कैलकुलेट करता है सेफ्टी। थर्ड पॉइंट देखता है इसमें एग्जिट रहेगा या नहीं रहेगा, लिक्विडेशन कितना रहेगा, ऐसा ना हो मेरा पैसा फंस जाए 10 साल 15 साल 20 साल मुझे एग्जिट ही ना मिल पाए। ठीक है। चौथा पॉइंट ढूंढता है वो अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी लाइक यहाँ पर क्या स्टोरी है, ऐसा क्या चीज है जो मुझे सारी चीजें दे सकता है। जस्ट लाइक मेरे यहाँ पर एग्जांपल है, जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर आने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जेवर एयरपोर्ट काफी बड़े एरिया में आ रहा है, तो जैसी बात है काफी करीबन 100 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर डेवलप होगा आसपास में। तो उसके हिसाब से लोग अब कौन सी जगह पैसा लगाए, कहाँ एग्जिट रहेगा, कहाँ सेफ्टी रहेगी, कहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, कहाँ पे ROI अच्छा रहेगा, ये सब कैलकुलेट करता है कोई भी इन्वेस्टर लगाने से पहले। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 6 मंथ। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। सर कुछ बातें मैं और शेयर करना चाहूंगा, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, प्रॉपर्टी के बिजनेस में चाहे वो इन्वेस्टर हो, ठीक है, या जिसको नीड हो वो परचेज कर रहा हो, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और फ्यूचर गोल बना करके छोटी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही अपना पैसा लगाइए। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप छोटी प्रॉपर्टी की अपेक्षा एक फार्म लैंड खरीद के टुकड़ा छोड़ दीजिए वहां पे, जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में लगातार इंफ्रा डेवलप हो रहा है, और स्पेशली अगर मैं देख पा रहा हूँ, मैं हरियाणा में मैंने काम किया है, गुड़गांव में काम किया हुआ है, अभी मैं कानपुर बेस्ड हूँ, कानपुर में छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो इंफ्रा डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के भी एक्शन जो प्लान है वो चेंज हो रहे हैं। अभी सुनने में आया था कि हरियाणा में शायद रोहतक में कुछ हुआ है, कई सालों से बसी हुई कॉलोनी थी और उसको गिराया जा रहा है या गिरा दिया गया है। तो बेहतर यह है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर है तो वो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाता है, तो उसका पैसा भी सिक्योर रहता है। और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो होती है, आसपास की प्रॉपर्टी से रेट उसके हमेशा 20 से 30% एक्सेस ही रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं। और भी कई सारी बातें हैं। आप सेशन ले रहे हैं, मैं चाहूंगा आज आपसे सीखूं, ताकि और बेहतर मैं अपनी सोच को डेवलप कर पाऊं, लोगों को और बेहतर राय दे पाऊं प्रॉपर्टी के बिजनेस पे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, मैं एक चीज पूछना चाहती थी सर, ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, क्या इसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरुआती तौर पे अगर कोई छोटा इन्वेस्टर हो तो कितना होना चाहिए, और किसको एक्चुअली करना चाहिए, और ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहे तो? मैम मैं इसके बारे में आपको 1 to 1 भी बता सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ इस बारे में कि रियल एस्टेट बिल्कुल सेफ साइड है। अभी आप थोड़ा सा लेट साइड ज्वाइन किया आपने भी, मैंने बीच में भी बताया भी है कि अगर हमारी मार्केट जो है सेंसेक्स देखते हैं या दूसरा गोल्ड खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा अपना प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपना नीचे ऊपर चढ़ता रहता है, उतार चढ़ाव होता है। रियल एस्टेट में क्या है कि आपने जितने प्रॉपर्टी ली है वो पैसा आपका नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे वो जगह डेवलपमेंट आती है, आपने किस जगह की प्रॉपर्टी खरीदी है, किस लोकेशन में, किस प्रायोरिटी में सबसे हाई लेवल पे आपकी प्रॉपर्टी किस एंगल पे आती है, उसकी उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो इसको समझना जरूरी है। इसको अब रियल एस्टेट के लिए जो रीज़न है, एकदम से उस पर डायरेक्ट नहीं जाने की जरूरत है, थोड़ा सा उसके लिए ब्रीफ और सारी चीज़ें कंसल्ट करनी जरूरी हैं, इसको डिसीजंस में सारी चीज़ें समझनी जरूरी है। तो हम इसी सेशंस के साथ बढ़ रहे हैं
और आप मैंने यहाँ 27 लेसन्स तैयार करके रखे हुए हैं, उसमें से अभी हमारे फर्स्ट लेसन्स चल रहे हैं, थोड़े स्टार्ट्स हैं, जिसमें हम गाइडेंस करते हुए चल रहे हैं कि अभी किस तरह से एक गरीब आदमी सोचता है, एक अमीर आदमी सोचता है, और हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही प्रॉपर्टी में निवेश कैसे करना है, इसके टॉपिक की अभी हम बात कर रहे थे। तो मैं आपको जो इसमें साथ जुड़ने वाली बात है और उसके साथ काम करने वाली बात है, ये आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम भी सोर्स के साथ काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें बड़े से बड़ा करोड़पति हो, चाहे आप ट्रम्प को देख लो, चाहे हमारे यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे कुछ है, वो सबसे ज़्यादा अपना सेफ साइड लेने के लिए प्रॉपर्टीज़ में ही काम करते हैं। यहाँ तक कि अपनी कंपनियों, आपको मालूम नहीं है लोगों को कि भाई अपना कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में और अपनी कंपनियों को सेफ साइड में एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए कंपनी के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद करके बेच करके उसको भी एसेट्स में अपनी सेल्स में डाल करके प्रॉफिट में लॉस के चार्ट के अंदर रखा जाता है कि हमने इतने प्रॉपर्टी ली, इतने में सेल किया और ये हमें एक्स्ट्रा इनकम के साथ हमारी कंपनी के अंदर मर्ज हो गई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि सही जो अपनी प्रॉपर्टी पे निवेश कैसे करना है। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया और आप लोगों के से भी बात करने में पता चला कि लोकेशन इम्पोर्टेंट है, बढ़ती और जो लेटेस्ट जगह पे हमारी जो जगह लैंड डेवलपमेंट हो रही है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो। किराए वाली प्रॉपर्टी पे अगर ध्यान देना है तो आपकी इनकम भी बनी रहे और एसेट वैल्यू भी बनी रहे, ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को फोकस करना है। लोकेशन वाइज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि रेजिडेंशियल से ज़्यादा ना प्रॉफिटेबल होती है। पेशेंस के साथ कंपाउंड फ़ायदा उठाना है आपने। आप सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, जब मार्केट डाउन हो तब खरीदें और ग्रोथ होने पर बेच दें। री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, उसमें मुनाफे को फिर से इन्वेस्टमेंट करें। आपने अगर प्रॉफिट में एक प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो उस प्रॉफिट से आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, दूसरे और प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं तो आपकी ग्रोथ से ग्रोथ बढ़ती जा रही है और किराए से पैसिव इनकम बनती है, आपकी इनकम की मेहनत के साथ आगे आती है। तो सफल जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है वो रिस्क ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म विजन के साथ खेल है। अगर आप अपनी सोच के साथ गरीब से अमीर सोच बदल देते हैं, रिस्क से लेने का साहस करते हैं और लंबे समय की एक रणनीति बनाते हैं कि आप इस क्षेत्र के अंदर ना असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। आपको संपत्ति बनाते रहना है, अपने माइंडसेट को ठीक करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ कदम बढ़ाने हैं और इसके साथ आगे बढ़ते जाना है। जो छोटे बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी चाबी क्या है, छोटे बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आपका बजट छोटा है और उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करनी है। सही माइंडसेट, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बीच में रुकावट नहीं डाल रहा है कि आपका माइंडसेट नहीं बन रहा है, ये बहाना है। अधिकतर लोग ये जो है ना, ये सोचकर रियल एस्टेट एसेट्स से दूर रहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन ये सच है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, असली ताकत उसकी ना रणनीति, उसका माइंडसेट होती है। माइंडसेट सोचिए, क्या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए लेकर शुरुआत करता है? क्या एक छोटे बजट की सही रणनीति में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? या छोटे बजट से क्या हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? क्या मार्केट में ऐसे मौके होते हैं जहां हम पैसे से बड़ी ग्रोथ हासिल की जा सकती है? अगर सोच सही है तो रास्ते भी खुल जाते हैं। छोटे बजट में इन्वेस्टमेंट के 6 तरीके हैं, जिसमें हम प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर में, पार्टनरशिप में, बैंक लोन के साथ फाइनेंसिंग के साथ करते हैं, कम कीमत वाली फिक्चर्स प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब लीजिंग बिना खरीदे इनकम कमाते हैं, प्रॉपर्टी फाउंडिंग और इससे आगे हम काम करते हैं,
मैं आपको इसमें सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ कि छोटे बजट में प्लॉट इन्वेस्टमेंट, कम पैसे में बड़ी ग्रोथ। क्यों? अगर हम अपार्टमेंट की तुलना में देखते हैं तो प्लॉट जो है ना कम बजट में मिलता है। हमारे यहाँ इस समय रियल एस्टेट के दिल्ली से भी बैठे हैं, अभी और लोगों से भी बात हो रही है, हमारे साथ ग्रुप में कई लोग बैठे हैं। और मैं यहाँ चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि अपार्टमेंट की तुलना में प्लॉट जो है ना वो कम बजट में मिलते हैं, उसकी ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उभरते हुए इलाकों में जहाँ डेवलपमेंट बढ़ रही है, छोटे प्लॉट खरीदें, 3 से 5 साल की इसकी वैल्यू ग्रोथ का इंतज़ार करें। अगर शहर के बाहर 5 से 10 लाख रुपए में प्लॉट खरीदते हैं तो 5 साल में ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभी अगर हम देखें तो गुजरात में, धोलेरा में, यूपी में भी हमारा एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ भी एयरपोर्ट आ रहा है। उसके आसपास बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, प्लानिंग चल रही है और ज़मीन और सारी चीज़ों को ग्रोथ के साथ चल रहा है। पर ये एक पेशेंस रख करके आपको प्लॉट लेकर के अभी सस्ते में लेकर आगे के लिए चलना है। और ये देखना बहुत ज़रूरी है, लीगल पेपर अथॉरिटी से सारी चीज़ों के साथ, जैसे अभी आपके सामने बात हुई, रीचेक करना ज़रूरी है। क्योंकि हम गाइडेंस के बिना दोस्तों से, लोगों से, किसी से भी बात करके किसी ने दिलाया बिलाया और उसके साथ चले जाते हैं, जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सेकंड पॉइंट है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के साथ। आप अकेले पैसा नहीं लगा सकते, आप अपने साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को इकट्ठा करके भी एक प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, या आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के लोग ऐसे ही बात में वर्डिंग से चलते हैं, आगे जा करके प्रॉब्लम से भी क्रिएट होती हैं। तो एक एग्रीमेंट के साथ बनाएं और फिर एक मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदें और एक लिखित समझौता करके अपने भविष्य में कोई झगड़ा ना हो, उसके साथ आगे बढ़ने की आप काम कर सकते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी काम कर सकते हैं। बैंक लोन और फाइनेंसिंग सिचुएशन के साथ भी रियल एस्टेट खरीदा जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको बैंक से लोन लेकर के उसके किराए से जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे EMI भर सकते हैं। 80 से 90% तक लोन प्रॉपर्टी आपको बैंक दे देता है। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 90% लोन लें तो आपकी जेब से सिर्फ 1 लाख रुपए गया। इस प्रॉपर्टी को किराए पे दें और अपनी EMI को कवर कर सकते हैं। कम कीमत वाली फिक्स प्रॉपर्टी खरीदनी, पुरानी और मरम्मत वाली प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है। मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी को सर्च करें जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है लेकिन लोकेशन अच्छी है, कम कीमत पर खरीदें और उसका सुधार करें, ज़्यादा कीमत पर बेचें और किराए पर लें। आप फिर से इस चीज़ को क्लियर करें क्योंकि ये चीज़ एक लोग ध्यान नहीं करते हैं। आप मार्केट में एक ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना है जो अच्छी लोकेशन पर है और पुरानी है, उसकी कंडीशन रिपेयर वाली है। आप उसको रिपेयर करें, मरम्मत करें, उसको नए मॉडर्न स्टाइल के साथ उसको काम करें और उसको बेचें। मेरे और मेरी टीम ने और मेरे साथ के कई लोगों ने, प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस तरह से दिल्ली में, गुड़गांव में ये फ्लैट्स हम लोगों ने कई खरीदे हैं। पुराने फ्लैट्स खरीद करके उसमें सारा इंटीरियर्स वगैरह हमने मॉडर्न स्टाइल के साथ उसको डेवलप किया और उसमें अच्छा प्रॉफिट के साथ हमने विद इन 1.5 महीने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ, प्रॉफिट के साथ वो बेचा है। सब लीजिंग प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप किराए से ही अपनी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी एसेट्स है जो आप एग्रीमेंट के साथ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी किराए पर लेना है, उसको एक छोटे छोटे किराए पर देना है। या एग्जाम्पल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने एक 3 BHK फ्लैट लिया 15,000 रुपये और उसको 3 लोगों को 7,000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से रूम आपने दे दिया, तो आपको 6,000 रुपये महीने की कमाई होगी।
आपको इसके लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसमें प्रॉपर्टी ओनर के साथ परमिशन लेनी पड़ती है और एक सही एग्रीमेंट करना पड़ता है रजिस्टर्ड, जिससे कि आगे जा करके प्रॉपर्टी ओनर और आपके बीच में वाद विवाद ना हो। फिर आप किसी के साथ भी आगे एग्रीमेंट करके दूसरे आदमी को आप हायर वहाँ रखते हैं किराए पर और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ आपका पैसा भी नहीं लगा है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ली है और उसके बाद आपने आगे रेंट आउट पे किया है। तो हमने दिल्ली में रेस्टोरेंट्स भी ऐसे लोकेशंस पे लिए हैं, हमने उनको डेवलप किया, हमने ऑनर से रेस्टोरेंट की जगह ली है और उसको डेवलप किया, बनाया, हमने लॉन्ग लीज पे ले रखा 15 साल के लिए, उसको बना करके तैयार किया और उसके बाद आगे उसको रनिंग में किसी और के लिए दे दिया उसको आगे जा करके। तो हमने जो इंटीरियर किया उसके आगे लॉन्ग लीज किया, हमने कम अर्निंग में उसको लिया था, पर आगे इसको आगे जा करके उसको ज़्यादा में उसके साथ काम करा तो हम और ज़्यादा इसको अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि हम कैसे लीजिंग के साथ काम कर सकते बिना इन्वेस्टमेंट के। क्यों, अगर आपके पास बहुत पैसे कम है और आप इन्वेस्टमेंट में बेस्ट ऑप्शन कैसे हैं, आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो आप इसमें मास्टर प्लान कैसे कर सकते हैं। सॉरी, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अपना एक लक्ष्य रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना हमें अपने स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। स्टेप्स, सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि हम बिना प्लानिंग के चलते हैं, बिना गाइडेंस के चलते हैं, बिना कंसल्टेंट्स के समझने की कोशिश करते हैं और अपने आप को किसी ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने जो प्रॉपर्टी कुछ भी बताया और आंख बंद करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जो स्टेप्स हैं वो ये है कि पहले अपना लक्ष्य बनाएं कि आप चाहते क्या है। आप तय करें कि आप रेगुलर किराए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं अगले 3 साल में 50,000 किराए की पैसिव इनकम चाहता हूँ कि मैं ऐसा किराए वाला प्रॉपर्टी चाहता हूँ या ऐसी इनकम चाहता हूँ। तो इसमें हमारे कई तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें फ्यूचर प्लानिंग के साथ आजकल बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मनी पे, कि आप रेंट इनकम हमारी वापस आती रहती है साथ में, और अपना प्रॉपर्टी से भी आप खुद भी खरीद करके इसको रेंटल पे चढ़ा सकते हैं कि रेंटल इनकम आपको वापस आती रहे। मार्केट में सेकंड पॉइंट है कि मार्केट में रिसर्च करनी ज़रूरी है कि आप सही लोकेशन को खोजना पड़ेगा, आपको सही बिल्डर को, सही कंसल्टेंट को, सही इंसान को ढूंढना पड़ेगा आपको कि जिसके साथ आप रिसर्च कर करके आगे बढ़ते हुए चीज़ों को साथ देखना पड़ेगा। या आप मार्केट में खुद सर्च करें, रिसर्च करें उसके बारे में कि छोटे शहरों में उभरते हुए इलाकों को, नई डेवलपमेंट की जगहों के साथ प्रॉपर्टी देखें। मेट्रो सिटीज़ में घर महंगे हैं तो आसपास की सैटेलाइट टाउन को देखें कि आसपास का जो सैटेलाइट टाउन है वो डेवलप होते हुए आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या ग्रोथ आने वाली है, आगे क्या इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो उस हिसाब से आगे इन्वेस्टमेंट को हम कर सकते हैं। अगर छोटे से शुरू करना है, अपने बजट के हिसाब से करना है, तो हम 5 से 10 लाख रुपए में एक छोटे प्लॉट पर या फिक्स प्रॉपर्टी के साथ निवेश कर सकते हैं। आपका पहला इन्वेस्टमेंट अगर सफल रहता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप धीरे धीरे बड़े की तरफ सोचना स्टार्ट करोगे और आगे लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट करोगे। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, जैसे अभी हम नेटवर्किंग सोर्स के अंदर बैठे हैं, सही लोगों से जुड़ सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करें। जो भी आपको एक्सपर्ट मिलता है उससे मेंटेन होकर के अपनी गाइड लें, सलाह लें कि भाई हम इस तरह से कुछ सोच रहे हैं, इसके गाइडेंस में सोचते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं, या आप फाइनेंशियली क्या सिचुएशन में, किस जगह पे क्या डेवलपमेंट, क्या चीज़ चाहते हैं जो आपके, ठीक है। तो हमें नेटवर्किंग में पार्ट में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सही लोगों से सही सलाह और सही जगह पे जुड़ना ज़रूरी है। ग्रोथ करें और पैसा फिर से लगाना ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर्टी से ग्रोथ कर रहे हैं, सेविंग रखने की बजाय उसे दोबारा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो छोटे से शुरू करें, बड़े बने। पैसा बाधा नहीं है, हमारी सोच बाधा है। अगर आप
सही प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। बिना पूंजी के भी रियल एस्टेट में सफलता पाई जाती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भी आप प्रॉपर्टी कर सकते हैं। आपका पहला कदम छोटा हो सकता है, सही रणनीति से बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप बिजनेस शुरू करें, सही मौके को पहचाने, तो धीरे धीरे संपत्ति बनना शुरू हो जाती है। आप अपने साथ पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। 2 से 3 लोग मिल करके भी प्रॉपर्टी में शेयरिंग में डाल करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और अपना आगे बढ़ सकते हैं। मैं लोन के बारे में और फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा सा आज बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अगले सेशंस में करेंगे। तो हम सबसे पहले ये है कि लोन के लिए हम कैसे तय करें कि लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। हमें होम लोन लेना है, कमर्शियल लोन लेना है, कंस्ट्रक्शन लोन लेना है, कैसे ईएमआई और ज़्यादा फायदे वाले लोन लिए जाएं, बिना ब्याज दिए जल्दी चुकाने में स्मार्ट ट्रिक्स क्या है। अगर आपको खुद पैसा कम लगता है और फाइनेंसिंग के क्या विकल्प है कि आपके पास फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी भविष्य में ज़्यादा मुनाफा देगी, लोकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल कैसे एनालाइज करें, कैसे पहचानें कि कौन सी जगह 5 से 10 साल में 2 से 5 गुना ग्रोथ दे सकती है, सरकार की योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फायदा कैसे उठाएं, सस्ते में खरीदो महंगों में बेचो, ये एक सही तरीका है प्रॉपर्टी में ज़्यादा मुनाफा लेने का। ठीक है, तो रियल एस्टेट में फाइनेंस और लोन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको सफलता रियल एस्टेट में पैसा कमाना जरूरी है, तो बल्कि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्या आपके पास पूरे पैसे ना होने पर भी क्या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या आप बताएंगे? कोई हाँ या नहीं कुछ जवाब देंगे मुझे? यस नो? थैंक यू अविनेश शर्मा जी। सर, पैसे ना होने पर या छोटे बजट में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल अगर कोई अच्छा बिल्डर है और वो स्कीम्स में भी कई बार आउटर में प्लाटिंग करता है अप्रूव करा करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, है ना, इंटरेस्ट फ्री में वो प्लाट देने की बहुत सारे भाई लोग हैं अपने जो है ना साथी हैं जो इस तरह की स्कीम चला रहे हैं और लोग उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सर। तो प्रॉपर्टी में आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप फिर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो ये बिल्कुल हाँ शब्द है इसका आंसर। क्या लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है? तो बिल्कुल। फाइनेंसिंग में तेजी के साथ संपत्ति बना सकते हैं। क्या कौन कौन से लोन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जा सकते हैं? जैसे हम होम लोन को ले सकते हैं। ये कब लेना चाहिए? अपने लिए ले रहे हैं या किराए पर देने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए ले रहे हैं? इसमें 80 से 90% तक बैंक फाइनेंस करता है, ब्याज दरें कम होती हैं और ब्याज दर होती है 7 से 9% तक बैंक के क्रेडिट स्कोर के, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मिलता है कि क्या स्कोर है आपका, तो उस हिसाब से लोन लग जाएगा। और ईएमआई आपकी रेंटल इनकम के साथ आपके साथ आ जाती है। सेकंड पार्ट है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज लोन। ये कब लेना चाहिए? जब आप दुकान, ऑफिस, शोरूम या कॉमर्शियल स्पेस खरीद रहे हो। फ़ायदा किराए से आपको होम और दूसरी प्रॉपर्टियों से कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, जो कि दूसरों से ज़्यादा 9 से 12% तक हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे जाता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनकम प्रूफ वगैरह, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह। थर्ड पार्ट आता है लोन हमारा कंस्ट्रक्शन का लेकर के, कि हमें कंस्ट्रक्शन में कब लेना चाहिए, जब आपका प्लॉट बिल्डिंग बना रहे हो। कैसे काम करता है? बैंक आपको लोन अलग अलग फेज में देता है, फाउंडेशन पर अलग देगा, स्ट्रक्चर पर अलग देगा, फिनिशिंग पर अलग देगा। उसका भी ब्याज दर जो है वो 7 से 10% का ही होता है। तो लैंड लोन जो होता है, ज़मीन का लोन, ये कब मिलता है? ये कंस्ट्रक्शन, जब आप भविष्य में कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, और फायदा जो है वो प्लॉट की कीमत पर होती है कि ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ कितना उठ करके आने वाला है। ये भी हमारा 8 से 11% तक शुरू हो जाता है।
हमें अपना क्रेडिट लोन लेने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है कि अगर हम लोन लेने लगते हैं तो हमें क्या ज़रूरी रखना चाहिए, हमें पहले सबसे पहले हमारा क्रेडिट स्कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है, जो कि हमारा अगर आप चेक कर सकते हैं आजकल हर जगह चेक हो जाता है, मिल जाता है, 750 से प्लस है, अच्छा स्कोर, कम ब्याज, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करके EMI को चुकाएं, डाउन पेमेंट ज़्यादा दें और 20 से 30% डाउन पेमेंट दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा EMI को ले सकते हैं। सही लोन कम से कम 10 से 15 साल का लोन लें, ब्याज कम देना पड़ेगा। बड़ा लोन 20 से 25 साल के लिए EMI कम देनी होगी, लेकिन कुल ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। तो 10 से 15 साल में क्या होगा कि ब्याज कम देना पड़ेगा आपको और EMI भी हमारी बिल्कुल फिट बैठती है। प्रॉपर्टी की सही वैल्यू जानने के लिए आपको बैंक में अगर आप चेक करा सकते हैं प्रॉपर्टी को, आपकी मार्केट वैल्यू को 70 से 80% का लोन बैंक देता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसके ऊपर आप अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं। अलग अलग बैंक है हमारे जो आप सभी जानते हैं, SBI, HDFC, ICI, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपकी ब्याज दरें चेक करें इन सबसे, और जो आपको सस्ता लोन देता है आप उसके साथ अपना जा सकते हैं। तो EMI को फिक्स्ड और सही ब्याज दर के साथ चुनाव करना पड़ेगा। EMI तय रहती है कि ब्याज थोड़ा ज़्यादा रहता है, EMI तो हमेशा तय रहेगी, इसके अंदर ब्याज भी होगा थोड़ा ज़्यादा डला हुआ रहता है कि भाई ये ब्याज ज़्यादा है, पर रेटिंग मार्केट के हिसाब से ब्याज बदलता रहता है। ज़्यादातर मामलों में सस्ता होता है, और ब्याज बैंक से ब्याज दर कम करवाने की ट्रिक है जो आपके क्रेडिट स्कोर और पुरानी बैंकिंग हिस्ट्री के आधार पर बैंक के ब्याज पर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट पिछला भी आपने कभी लोन लिया है या आपका क्रेडिट स्कोर जो आपका है पुरानी बैंकिंग हिस्ट्री के आधार पर आप उसको नेगोशिएशन करा करके अपना ब्याज दर को कम करा सकते हो। और इसमें हमें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम का भी प्रॉफिट मिलता है। लोन की प्लानिंग करने के लिए हमें पेमेंट और लोन को जल्दी ख़त्म करना चाहिए। हर साल बोनस या सेविंग में से 5-10% प्री पेमेंट करें और 5 से 7 साल पहले लोन ख़त्म हो सकता है। अगर आपके पास कोई पैसा इकट्ठा आ रहा है कहीं से या कुछ आ रहा है तो उसके प्री पेमेंट कर दो आप, और जल्दी आपका जल्दी ख़त्म होगा लोन। तो उसके ऊपर आप फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिना ज़्यादा ब्याज दिए लोन जल्दी चुकाने के स्मार्ट टिप्स जो हैं वो हर साल एक एक्स्ट्रा EMI देनी है। अगर हम चाहते हैं कि अगर ब्याज जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और एक स्मार्ट ट्रिक्स चाहिए आपको, तो जो आपकी हर साल की EMI है ना उसमें आप एक EMI और जोड़ दें। इससे 5 साल में लोन 2-3 साल पहले ख़त्म हो जाएगा। सैलरी बढ़ते ही EMI को भी अपना बढ़ा दें जिससे ब्याज कम लगेगा। बाय और रेंट की मॉडल बनाएं, खुद रहने के बजाय प्रॉपर्टी को किराए पर दें और किराए से लोन चुकाएं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करें और लोन को ख़त्म करें। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो दूसरी प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे से लोन को यहाँ जल्द ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का पैसा है और आप चाहते हैं कि फाइनेंसिंग का विकल्प है और आप उसको हाउस फाइनेंसिंग कंपनियों के साथ ले सकते हैं, NBCCF हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो ये ज़्यादा लोन दे सकती हैं। पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करें, किसी पार्टनर के साथ मिलकर के लोन लेने की बोझ आधा हो सकता है। सब लीजिंग से पैसा बनाएं और EMI चुकाएं। किराए की प्रॉपर्टी में दूसरों को किराए पर देकर के लोन कम हो जाता है। किसी डेवलपर और बिल्डर की EMI ट्रिक पोजीशन स्कीम चुने जिससे डेवलपर बिना EMI के स्कीम देते हैं, जिससे आपको पैसे बचाने में वक्त मिलता है। जैसे अभी सर ने बताया कि कई बिल्डर्स और कई लोग जो हैं अपने प्लॉट्स बेच रहे हैं, कोई अपने मकान बेच रहा है, तो वो उसके ऊपर किस्त में ब्याज वगैरह नहीं जोड़ते हैं और अपना कोशिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इसको निकल जाए और हमारी सेल निकल करके आए। तो फाइनेंसिंग स्मार्ट फाइनेंसिंग का खेल है जिसको आगे करना चाहिए। तो आप सही लोन चुनते रहें और चुने, ब्याज दरों का ध्यान रहे और इनकम के साथ सही तरीके से मैनेज करते रहें।
रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए आपको हमेशा कैश फ्लो रहेगा। पैसे की कमी कभी भी सफलता को बाधा नहीं बन सकती। सही फाइनेंसिंग और स्मार्ट प्लानिंग ज़्यादा बिना ज़्यादा पैसा लगाए भी बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। आज हमने सेशन में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आपसे मैं रिव्यू और सारी चीज़ें पूछना चाहूँगा, आपके क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। आप क्या इसमें नई चीज़ें और कई चीज़ें समझ में आई हैं आपको, या आप अगला चैप्टर आप किस तरह से और आगे सुनना चाहते हैं? मुझे समता मजुमदार जी ने हैंड राइज किया हुआ है, पर मैं थोड़ा बात कर रहा था इसलिए मैंने इनसे बात नहीं करी। तो सुमंता सर प्लीज़ आप थोड़ा आइए सर, कैमरा ऑन कीजिए, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवेंद्र सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन जो आपने जो ले रहे हैं, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने के लिए। तो एक क्वेश्चन मेरा माइंड में आया है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रेज्ड माय हैंड। उनका आंसर मैं चाहता हूँ थोड़ा। अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर्टी लेना है, अच्छा प्रॉपर्टी लेना है, और मेरे पास एक ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, तो क्या मैं बैंक में उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके बैंक से लोन ले सकता हूँ ताकि मैं सकूँ? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है सर। मॉर्टगेज में तो आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत है, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। आप जो प्रॉपर्टी है उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी से उसकी वैल्यूएशन निकलवाइए। वैल्यूएशन के साथ उसकी सारी कैलकुलेशन निकलती है लैंड के और प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ये हमारी कॉस्ट आज की डेट में मार्केट के हिसाब से ये कॉस्ट है। उसके ऊपर आप नोटिस रखा करके आपको जो चाहिए कंडीशन में आप उसको लेकर के आगे दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और कोई बात करना चाहेगा सर इस प्लेटफॉर्म में? कमिला मैडम, आप कुछ और पूछना चाहेंगी? और किसी का जी, मैं आपसे थोड़ा सा 1-to-1 बैठ के थोड़ा सा सर आपका नंबर चाहूंगी। मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, और जी। क्वेश्चंस इसलिए भी है कि मैंने सलमान सर से भी कहा था कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली न्यूमरोलॉजिकली मेरा सिल्वर लाइन है, जो दर्शाता है कि मेरा रियल एस्टेट बिजनेस ही सबसे अच्छा होगा, जिनका सिल्वर लाइन बोलते हैं कि होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि फिर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाऊँ, कि सभी मुझे बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजर भी कि आपका इतना अच्छा लाइन है, आप रियल एस्टेट में जाए। तो इसलिए आपके साथ थोड़ा सा 1-to-1 बात करना चाहूँगी। मेरे तो बहुत सारे क्वेरीज हैं सर, लेकिन मेरा पैसा अभी कम है, छोटा सा शॉर्ट मनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी सर, संभव हो पाएगा? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया मैं, और मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि रियल एस्टेट में मैंने अपना पैसा कभी नहीं लगाया। मैंने उसी से पैसा लगाता रहा, पैसे से पैसा लगाता रहा, और उसी से आगे बढ़ता रहा और आगे काम करता रहा। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आया यहाँ, और आगे काम करते हुए अपने आप से लगन से आगे काम सीखा है। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया यहाँ पर कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे अपनी गोल अचीवमेंट और मेरा टारगेट जो है मुझे उसके ऊपर लेकर के आना है। मैंने अपना टारगेट रखा था कि मुझे एक ब्रांड बनाना है, एक छत के नीचे मुझे हर चीज़ आनी चाहिए। तो रियल एस्टेट मेरा बहुत पहले से मेरा माइंड था। मैंने ड्राइंग्स में गया, कंस्ट्रक्शन में आया, इंटीरियर्स में आया, उसके बाद वास्तु के साथ गया, मार्केट स्ट्रेटजी के साथ में देखते हुए, फिर रियल एस्टेट के साथ भी काम करता रहा साथ साथ। तो आज मैं आप हर चीज़ में गाइडेंस के साथ, किसी के साथ भी कंसल्टेंसी है तो मैं कर सकता हूँ। रियल एस्टेट में जुड़ने के लिए आपको किसी के साथ जरूरी नहीं है, आप किसी के साथ जुड़ के टाई अप करके भी उसके काम के साथ भी जुड़ करके भी कर सकते हैं काम अपना। उसके प्लानिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह समझ करके आगे कर सकते हैं। आपके लिंक मार्केट जो नेटवर्किंग है वो फोकस करने वाली बात है, जो कि आपके साथ जिस हिसाब से आपकी मार्केट आज तक ही रही है वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ वाली रही है। तो और उससे हिसाब से सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और ये मैंने आपको पहले भी बताया मैम कि आप जितने भी नेता देखो, उद्योगपति देखो, अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखो, सब रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं मैडम। ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ ले करके आए हैं।
और हम अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये एक सेफ साइड है। महंगाई हमारी लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई के साथ प्रॉपर्टी का रेट बूम के साथ बढ़ता है। हमें कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, लोन कैसे लेना है, कैसे रेंटल इनकम से कमाई करनी है, किस तरह से कमाई करनी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम इसको लर्निंग में अभी धीरे धीरे करके आएंगे। आज मैंने बहुत सारा चैप्टर दे दिया है जो समझने के लिए बार बार सुन करके हम इसको क्लियरिटी में ले सकते हैं कि हम क्या क्या Yes, चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अच्छे हो सकते हैं। बाकी मैं नंबर आपको मैम, आपको मेरे पास नंबर आपके हैं, मैं आपको मैसेज में आपको करता हूँ क्लियर। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम मैम, मच। वेलकम मैम।